इससे पहले हमने देखा कि किंसु लोग ड्रैगन एलिफेंट डीमन के बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं और किंसु फैंग को किडनैप कर लिया होता है क्योंकि उससे थोड़ा सा खतरा होता है। लेकिन वहीं पर अपने सीनियर सिस्टर को किडनैप देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किंसु से फाइट करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि वही लोग बहुत ही बुरी तरह से पीट जाते हैं। इसलिए अब वो लोग भागकर मदद बुलाने के लिए जाने लगते हैं, जिसमें किंसु उन्हें रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन तब तक फैंग खुद को छुड़ाकर किंसु को एक तरह के तूफान में फंसा देती है, जिससे उसके लोगों को टाइम मिल जाता है और वो लोग भाग जाते हैं मदद बुलाने के लिए। वहीं पर किंसु उसका तूफान में से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका सभी का सभी मेहनत पानी में चला जाता है। लेकिन तभी वो अपना फॉरबिडन सुप्रीम स्किन का यूज करके उसमें से निकल ही जाता है, जिससे देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। तो अब एपिसोड की शुरुआत होती है और अब दिखाया जाता है कि किंसु अपना फॉरबिडन सुप्रीम स्किन का यूज करके उसके कैद में से आराम से निकल गया होता है, जिससे उसका पूरा का पूरा कपड़ा फट जाता है। इसलिए अब वो नया ड्रेस पहनकर वहां पर मौजूद वर्डलेस स्टील प्लेट को लेने जाता है और फैंग को उसी को तूफान में फंसा देखकर कहता है कि तुम वहीं से शो को एंजॉय कर सकती हो। ये बोलकर किंसु उसे लेने के लिए चला जाता है और वो उसे लेने के लिए फिर से अपने युवान पल का यूज करने लगता है, जहां पर वो वर्डलेस स्टील प्लेट उसमें जाने से रजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि किंसु पहले भी एक स्टील प्लेट को ऐसे ही कैद कर लिया है, इसलिए वो उसको भी कर ही लेता है। दूसरी तरफ अपने तूफान में फंसे हुए वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगी होती है कि दूसरों को नहीं पता, लेकिन हम तियांदो वाले जानते हैं कि वर्डलेस स्टील प्लेट का ओरिजिन भी काफी ज्यादा ग्रेट है और वो भी बुक ऑफ हेवन वाले जगह से आया है। इतना बोलकर वो खुद से कहती है तो कहीं इसका मतलब 18 सन ऑफ गॉड मेरे सीनियर ब्रदर से भी बेटर है। वो लोग वहां पर चिट चैट कर ही रहे होते हैं कि तभी वो जगह बदल जाता है और वो लोग एक पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जो देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में तियांदो एकेडमी को दिखाते हैं, जहाँ पर गु तियांजो युवा के सभी लोगों को काफी आराम से पीट कर रख देता है और उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों के जैसा चीटी हमारे तियांदो एकेडमी को चैलेंज करने का वर्दी नहीं है, तुम्हारा जनरेशन का युवा सच में काफी ज्यादा इंफीरियर है। वहीं पर अपने बारे में वो सब सुनकर युवा के डिसाइपल काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे कहने लगे होते हैं कि ज्यादा एरोगेंट मत हो, अभी युवा का सन ऑफ गॉड पहुंचे नहीं है, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो तुम लोग कहीं कभी नहीं रहोगे। ये सुनकर गु तियांजो और ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर युवा का सन ऑफ गॉड क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर 6th और 4th सन ऑफ गॉड आ जाते हैं। उन्हें देखकर युवा वालों को एक उम्मीद नजर आ जाती है और वो लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। वहीं पर 4th आकर उससे पूछते हैं कि पहले कौन जाएगा। 6th कहता है कि पहले मैं जाता हूँ। उनकी बातें सुनकर गु तियांजो कहता है कि एक एक करके आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। उसका ये बात सुनकर 6 कहता है कि तुम्हारा एरोगेंट कैरेक्टर बिल्कुल 18 सन ऑफ गॉड के जैसा ही है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये देखना चाहता हूँ कि तुम उसके जैसा ताकतवर हो या फिर उसके जैसा ताकतवर नहीं हो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन उससे गु तियांजो को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है और वो अपना बचाव करने के लिए वहां से हटता भी नहीं है और वो उससे कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड भी मुझसे कंपेयर करने का वर्दी कब से हो गया। ये बोलकर वो उसका अटैक को काफी आराम से ब्लॉक करके उससे कहता है कि मेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता है। ये बोलकर वो उसी पर अटैक करके उसे काफी दूर फेंक देता है और फेंकते हुए कहते हैं कि अगर तुम दोनों एक साथ नहीं आओगे तो अगर तुम लोग मारे वारे जाओगे तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना। वो देखकर 4th कहते हैं कि तियांदो का डिसेंडेंट तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर निकला, तो लगता है कि पास्ट के बैटल में इसीलिए हमें ज्यादातर हार का सामना करना पड़ता था। वहीं पर अपने सिमुलेशन से 6 अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और अपने ह्यूमनॉइड वेपन का यूज करके फिर से उस पर अटैक करने चला जाता है। वो देखकर गु तियांजो कहता है कि लगता है कि मार खाई बिना तुम समझोगे नहीं। ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाकर उसे कुचल देता है। इसके बाद सीन फिर से किंसु लोगों की तरफ मुड़ती है, जहाँ पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग कहाँ पर आ गए हैं, लेकिन उनके सामने एक किताब रखी होती है जिसे देखकर फैंग काफी ज्यादा चौंक जाती है। किंसु पहले वहाँ की चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर वहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। ये सोचकर वो जाकर उस बड़े से दरवाजे को खोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता है। इसलिए अब वो अपने स्फीयर का यूज करता है और वो उसका पूरा पावर का यूज करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसका रिजल्ट नहीं बदलता है, जो देखकर किंसु काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए वो उससे पूछते ककरी कौन सा जगह है। उसके जवाब में फैंग कहते मुझे नहीं पता। ये सुनकर किंसु उसका गला दबाकर उसे दीवार से पटकते हुए कहता है कि यहाँ पर एंटर करना तुम्हारे बुक ऑफ हेवन के पावर का यूज करने से रिलेटेड होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फैंग उससे कहते हो चुपचाप मुझे मार क्यों नहीं देते हो। किंसु उससे कहते कि अगर तुम्हें वहां से डर नहीं लगता है तो कहीं तुम ये तो नहीं सोच ली हो ना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये बोलकर वो उसका ड्रेस को फाड़ देता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वहीं पर किंसु उससे कहते कि अगर तुम फिर भी नहीं बताती हो तो मैं तुम्हारा पूरा कपड़ा को फाड़ कर तुम्हें ह्यूमिलिएट करूंगा, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो उसे गाली वाली देने लगती है। लेकिन वहीं पर किंसु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से फाड़ते हुए कहता है कि तुम बताओगी या नहीं बताओगी। इसलिए अब हार मानकर बताने के लिए तैयार हो जाती है और बताते हुए कहते कि मेरे हिसाब से ये सूलिंग पैलेस होगा।
हालांकि मैं यहाँ पर पहली बार आ रही हूँ, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर उसी का जैसा लग रहा है जैसा बताया गया था। ये सुनकर किंसु उससे सूलिंग पैलेस के बारे में पूछता है कि आखिर ये कैसा जगह है। वो बताती है कि सूलिंग पैलेस तियांदो एकेडमी का सबसे सीक्रेट जगह है। जितना बार भी तियांदो एकेडमी ओपन होता है उतना बार सूलिंग पैलेस अपीयर होता है और एकेडमी का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल यहाँ पर एंटर करके हेवनली बुक की स्टडी कर सकता है और अगर उसमें से कोई लकी हुआ तो वो बुक का सोल को भी ऑब्टेन कर सकता है। वो सब जानकर किंसु दूसरा सवाल पूछता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। इसका जवाब में वो कहते हैं कि ये शायद उससे रिलेटेड होगा जहाँ पर हम लोग थे। हेवनली बुक का मैजिक सिर्फ उसी जगह पर यूज किया जा सकता है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर जैसे एटमॉस्फेयर हो। मुझे वहाँ पर ऐसा फील हुआ था कि वो वातावरण यूज करने के लिए सही होगा। अगर मैं गलत गेस नहीं कर रही हूँ तो शायद वहीं पर सबसे पहले हेवनली बुक लैंड किया होगा और उस जगह का कनेक्शन सूलिंग पैलेस से होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। किंसु उसकी सभी बातें सुनकर आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब जबकि हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए बाहर निकल नहीं सकते हैं तो अब मैं तुम्हारे तियांदो एकेडमी के सबसे बड़ा चांस को हासिल करने जा रहा हूँ। उसकी वो बातें सुनकर फैंग उससे कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। हालांकि सूलिंग पैलेस में मौजूद हेवनली बुक का सिर्फ प्रोजेक्शन है, लेकिन उसे समझना फिर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आम लोग तो उसे समझने का सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। दूसरी तरफ किंसु उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़कर उस किताब को लेने जाता है, लेकिन वो देखकर फैंग उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे वो गधे कहेंगे, वो किताब समझने के लिए है और वो एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट है, तुम उसे अपने हाथ से कैसे पकड़ सकते हो? वैसा करके तुम उसका इंसल्ट कर रहे हो, इसलिए ब्लैक लिस्ट के लिए तैयार रहना। ये सुनकर किंसु उससे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका दूसरा कॉन्शियसनेस निकल जाता है जिससे देखकर वो एक पल के लिए चौंक जाता है। वहीं पर उसका दूसरा कॉन्शियसनेस किताब की तरफ में एक तरह का लाइट बीम से अटैक जैसा कुछ करता है, जिससे उस किताब के चारों तरफ में जो प्रोटेक्टिव शील्ड लगा होता है वो गायब हो जाता है। जो देखकर किंसु काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उस किताब को अपने हाथ से पकड़कर उठा लेता है। वहीं पर ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लगी होती है कि आखिर वो उसे अपने हाथ से पकड़ कैसे सकता है, ऐसा तो हमारे एकेडमी में भी कोई कर नहीं पाया है। वहीं पर किंसु उस किताब को खोलकर पढ़ने लगा होता है, लेकिन वो उन अक्षरों को समझ नहीं पा रहा होता है। उसका कंफ्यूजन भरे एक्सप्रेशन को देखकर फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अगर तुम तियांदो एकेडमी के डिसाइपल नहीं हो तो तुम उस हेवनली बुक के शब्दों को समझ नहीं पाओगे। जितना कुछ भी तुम किए हो वो सब का सब बेकार हो गया है। ये सब वो सोच सोच कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन तभी किंसु का दूसरा कॉन्शियसनेस फिर से अपना जादू दिखाता है, जिससे अब किंसु को वो किताब समझ में भी आने लगी होती है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहीं पर ये देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और चिल्लाने लगी होती है कि ये सब तो इम्पॉसिबल है और उसे बिल्कुल भी यकीन हो ही नहीं रहा होता है। इसके बाद फिर से उसके एकेडमी के सीन को दिखाते हैं जहाँ पर गु तियांसु युवा के बाकी के डिसाइबल के साथ साथ फोर्थ और सिक्स्थ सन ऑफ गॉड को भी धोकर रख दिया होता है और सिक्स्थ सन ऑफ गॉड पर अपना पैर रखकर कह रहा होता है कि मैंने पहले तुम लोगों को एक साथ आने के लिए बोला था ना, लेकिन तुम लोग नहीं सुने, इसलिए अपने ह्यूमिलेशन के जिम्मेदार तुम लोग खुद ही हो। वो सभी कुछ सुनकर और देखकर सिक्स्थ सन ऑफ गॉड को खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे हार गया है। वहीं पर इन सबसे गुस्से में फोर्थ भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद ही पिट जाता है और गु तियांसु उस अपने पैर से कुचलकर उसके सर पर अपना पैर रख देता है। जो देखकर उसके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि युवा का सन ऑफ गॉड इतना ज्यादा कमजोर होगा। वो लोग तो सीनियर ब्रदर को एक ढंग का फाइट भी ऑफर नहीं कर पाए हैं, वो लोग तो सच में काफी ज्यादा गार्बेज है। दूसरा बंदा कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सीनियर ब्रदर ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी बातें सुनकर फोर्थ सन ऑफ गॉड कहता है कि युवा सेट को लुक डाउन मत करो, हमारे यहाँ काफी सारे टैलेंटेड लोग हैं, जब 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर आएगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। उसका मुंह से 18 सन ऑफ गॉड के बारे में सुनकर गु तियांसु कहता है कि आखिर ये 18 सन ऑफ गॉड है कौन जो कि इतना ज्यादा फेमस है? तुम लोग चाहे कितने क्यों ना फेंक लो, लेकिन मेरी नजरों में तुम सभी के सभी लोग गार्बेज ही रहोगे। वो बकबक कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिंगचुआन अपने बाकी के लोगों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है, जिनका की हालत किंसु काफी ज्यादा खराब कर दिया होता है। उनका वैसा हालत देखकर गु तियांसु थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि आखिर इस बार किससे पिटकर तुम लोग आ रहे हो? मिंगचुआन बता देता है कि वो लोग फिर से 18 सन ऑफ गॉड के द्वारा पिट गए हैं। जो सुनकर गु तियांसु थोड़ा सा चौंक जाता है। ये सुनकर फोर्थ काफी ज्यादा खुश होकर हंसते हुए कहने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड अभी तक यहाँ पर आया भी नहीं है और तुम्हारी अभी से ही फटने लगी है। ये सुनकर गु तियांसु गुस्से से फिर से अपने पैर से कुचल देता है और अपने लोगों से पूछता है कि जूनियर सिस्टर फैंग कहाँ पर है और उसके रहते हुए भी 18 सन ऑफ गॉड तुम लोगों को पीट कैसे दिया? इसका जवाब वो लोग देना तो चाहते हैं, लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे होते हैं। उनका हिचकिचाहट देखकर गु तियांसु चिल्लाते हुए उनसे जवाब मांगता है, इसलिए वो लोग डरते हुए बता देते हैं कि जूनियर सिस्टर फैंग किडनैप कर ली गई है। अब ये सुनकर तो गु तियांसु काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरानी से पूछने लगता है कि अगर किसने उसे किडनैप कर लिया है। वो तियांदो एकेडमी का चीफ डिसाइपल है, लेकिन फिर भी किसका इतना हिम्मत हो गया है? कहीं वो किसी बड़े सेक्टर से बिलोंग तो नहीं करता है ना? कहीं वो कोई इमोर्टल तो नहीं है ना? और वो काफी हैरानी से पैनिक करने लगा होता है और
एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि मेंग चुआन काफी ज्यादा डरते हुए गू तियानसो को बता देता है कि सीनियर सिस्टर फैंग को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि 18 सन ऑफ गॉड है। जो सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पैरों के नीचे दबे हुए 4th सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा खुश होने लगा होता है और उसका मजाक भी उड़ाने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड ने एक चीफ डिसाइपल को बंदी बना लिया है। श्योर इनफ 18 सन ऑफ गॉड ने हमें निराश नहीं किया। ये बोलकर वो सोचता है तो इसका मतलब हम दोनों के बीच का गैप और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पर उसकी बातें सुनकर गू तियानसो अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी गुस्से में उन्हें उस जगह पर लेकर जाने के लिए कहता है और बाकी के लोगों को युवा के लोगों पर ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में 12th लोगों को दिखाते हैं जहां पर उसके सामने किंसु और फैंग गायब हो गई होती है। जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर वो लोग गायब कहाँ हो गए हैं। 12th बाकियों को शांत करते हुए कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड ब्लेस्ड है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है उन्हें ढूंढना। ये बोलकर वो लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर गू तियानसो अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और मेंग चुआन भी आसपास देखकर पूछने लगा होता है कि आखिर सिस्टर फैंग कहाँ गायब हो गई है। तभी गू तियानसो भी चिल्लाने लगा होता है कि 18 सन ऑफ गॉड तुम जहाँ पर भी हो जल्दी से बाहर निकल जाओ। उसका वैसा टोन सुनकर 17 उससे पूछता आखिर कौन हो तुम और 18 सन ऑफ गॉड से ऐसा बर्ताव करने का आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है। लेकिन वहीं पर उसका बात पूरा करने से पहले ही गू तियानसो उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है और फिर से पूछते कि चुपचाप बता दो कि 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है। कुछ दूरी से वो सब देखकर 12th जल्दी से अपना मेंढक वाले रूप में आकर गू तियानसो पर अटैक करके उसे कुचलने जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करके कहता है कि तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, युवा के डिसाइपल में से तुम अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जिससे मैं डील करने वाला हूँ, लेकिन तुम फिर भी मेरे लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो। ये बोलकर वो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हाथ बनाकर उस पर अटैक करने जाता है, जिससे काउंटर करने के लिए 12th अटैक तो करता है लेकिन वो उसके अटैक को ही खत्म कर देता है, जिससे 12th काफी ज्यादा मुश्किलों से बच पाता है। वो सब देखकर 17 उससे कहते हैं कि मैं उसे रोकता हूँ, तुम जाकर 18 सन ऑफ गॉड को ढूंढो। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उससे पहले गू तियानसो उन लोगों पर अटैक करके उन दोनों को काफी ज्यादा घायल कर देता है और 17 के मुंह पर अपना पैर रखते हुए कहता है तो अब बताओ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। वो सब देखकर 12th वहां से भागते हुए कहता है कि तुम सिर्फ मेरा 18 सन ऑफ गॉड को बुलाकर लाने दो, फिर हम मिलकर बताते हैं कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये सुनकर गू तियानसो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा। ये बोलकर वो अपना पावर का यूज करके उसे बांध देता है, लेकिन उसके बावजूद भी 12th अपना काफी जितना पावर का यूज करके उसके चंगुल से निकल जाता है और उड़कर वहां से भाग जाता है। उसे वहां से भागता देखकर गू तियानसो कहता है कि वो मेंढक कुछ ताकतवर निकला, लेकिन अगली बार जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो फिर से 17 को एक लात मारकर फेंक देता है। तभी मेंग चुआन आकर गू तियानसो से कहता है कि सीनियर सिस्टर फैंग मिसिंग है और मुझे नहीं पता कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड उन्हें कहाँ पर लेकर चला गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। गू तियानसो 17 की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सूलिंग पैलेस जल्दी अपीयर होने वाला है, इसलिए इन दोनों के साथ साथ युवा के बाकी के लोगों को भी किडनैप कर लो और अगर जूनियर सिस्टर फैंग को थोड़ा सा भी चोट आ जाता है तो मैं किंसु को जान से मार दूंगा। इसके बाद अगले सीन में सूलिंग पैलेस को दिखाते हैं जहाँ पर किंसु उस हेवनली बुक को समझ रहा होता है। वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कह रही होती है कि वो ना सिर्फ हेवनली बुक को समझ रहा है बल्कि वो तो उसे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। वो एक युवा सेक्ट का डिसाइपल है, लेकिन फिर भी वो हमारे एकेडमी को सुप्रीम डिवाइन बुक को कैसे पढ़ सकता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हमारे एकेडमी में सिर्फ 10 लोग ही अभी तक कर पाए हैं। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जहां पर वो अपने मन में कहता है कि मेरा दूसरा कॉन्शियसनेस एक बार इंसानी आकार वाली इमोर्टलिटी पिल के विलेन से फ्यूज हुआ था, इसलिए ये मुझे किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन को हटाकर मुझे सच को दिखा सकता है और गाइड भी कर सकता है। शायद इसका मतलब यही मुझे इस बुक को समझने में हेल्प कर रहा होगा। इस किताब में किसी भी तरह का कल्टीवेशन मेथड या फिर एक्सरसाइज के बारे में नहीं लिखा है, बल्कि इसमें सिर्फ हेवन और अर्थ के प्रिंसिपल के बारे में लिखा है, जो कि हेवन और अर्थ के लॉ के बारे में बताता है। मैं पहले ही अपने बॉडी में काफ़ी सारे हेवन और अर्थ के लॉ को रिसीव कर चुका हूँ और ये हेवन और अर्थ के लॉ को देखकर लग रहा है कि लोगों को हेवन और अर्थ के लॉ को एक्टिवेट करने में ये हेल्प कर रहा होगा। वहीं पर दूर से किंसु को बिल्कुल ध्यान से उसे पढ़ते हुए देखकर फैंग अपने आप से कहती है कि उसका सभी मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पढ़ भी लेगा फिर भी वो उसके कंटेंट को समझ नहीं पाएगा। अगर वो समझ लेता है तो हमारे त्यान्दो एकेडमी 18 सन ऑफ गॉड के सामने बो डाउन हो जाएगा। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि हेवन और अर्थ के लॉ को अपने बॉडी में कंडेंस करने लगा होता है, जिससे देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर किंसु उठते हुए कहता है कि जैसा उम्मीद था, इस बुक को समझने का मतलब हेवन और अर्थ के लॉ को समझना है। अगर ऐसी बात है तो चलो इसे ट्राई करते हैं। ये बोलकर वो और ज्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। वो सब देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि वो तो सच में हेवनली बुक का हेवन और अर्थ के लॉ को समझने में कामयाब हो गया है, जो कि त्यान्दो एकेडमी का काउंटलेस जीनियस भी नहीं कर पाया था। आखिर ये क्यों हो रहा है?
तभी किंसु कहता है कि इसे समझने पर मुझे कुछ रियलाइज हुआ है। ये बोलकर वो एक ब्रश लाता है और उससे एक शब्द लिखकर फैंग पर अटैक करता है, जैसे वो इस पर पास्ट में अटैक की थी, और उस शब्द का मतलब नील डाउन करना होता है। इसलिए जैसे वो शब्द फैंग से टकराता है, ना चाहते हुए भी उसे नील डाउन करना ही पड़ता है। वो देखकर किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे एकेडमी का वो ब्रश वाले अटैक के बारे में समझ गया हूँ, तो उसका यूज ऐसे किया जाता है, मुझे पता चल गया है। इतना बोलकर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इस बुक में एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है जो कि अभी तक मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। तभी फैंग काफी जितना सीरियस होकर उससे पूछती है कि आखिर कौन हो तुम और तुम वो सब क्यों कर पा रहे हो जो कि तियांजो एकेडमी वाले भी नहीं कर पाए हैं। ये सुनकर किंसु उससे कहता है क्यों कि अब तुम मुझे एडमायर करना स्टार्ट कर दी हो। वो काफी गुस्से में कहते हैं कि एडमायर और तुम्हारा सपने देखना बंद करो। ये सुनकर किंसु उसके बातों को इग्नोर करके अपने हेवन और अर्थ के लोग को ऑब्जर्व करना जारी रखता है। इसके अगले सीन में 12 को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा मुश्किल से गु तियांजो के चुंगल से निकलकर भागने में कामयाब हो गया होता है, और अब वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपने आप से कहता है कि वो गु तियांजो तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर निकला। मैं फ्लाइंग मैंडक में इवॉल्व होने के बावजूद भी मैं उसका मैच बिल्कुल भी नहीं रहा। अब जबकि उसने सभी लोगों को बंदी बना लिया है तो जल्दी से जाकर 18 सन ऑफ गॉड को ढूंढना ही पड़ेगा। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उसे सेकंड सन ऑफ गॉड दिखाई देता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। उसे आगे बढ़ता देखकर 12 जल्दी से उसे बुला लेता है। अपना टाइटल सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड जल्दी से उसके पास जाकर पूछता है कि 12 सन ऑफ गॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम इतना ज्यादा जख्मी कैसे हो गए हो। 12 उससे कहता है कि मैं अपना सन ऑफ गॉड का आइडेंटिटी को खो चुका हूँ और अब मैं 18 सन ऑफ गॉड को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए आप मुझे युवान होंग बुलाइए। उसकी बातें सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड कहता है कि फिर से 18 सन ऑफ गॉड, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि जब मैं सिचुएशन से बाहर निकलूंगा तब 18 सन ऑफ गॉड जिसका कोई भी इज्जत नहीं करता था वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तभी 12 उससे पूछते हैं कि आखिर आप जा कहाँ पे रहे हैं। सेकंड वहाँ से जाते हुए कहता है नेचुरली मैं तियांजो एकेडमी जाकर उनके डिसाइपल को हराकर अपने सेक्ट में फेमस होने जा रहा हूँ। ये सुनकर 12 उसे वार्न करते हुए कहते हैं कि तियांजो का चीफ डिसाइपल गु तियांजो काफी ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि वो जितना ज्यादा ताकतवर होगा मेरे लिए वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर वो कमजोर हुआ तो मुझसे पिटना वो डिजर्व नहीं करेगा। ये बोलकर वो चला जाता है और उसका यही कहना। सेकंड सन ऑफ गॉड को उतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर 12 उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि आपको फिर भी संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए क्यों ना हम लोग 18 सन ऑफ गॉड को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद उससे फाइट करने चलेंगे। खुद को 18 सन ऑफ गॉड से कंपेयर होता देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है क्या वो मुझसे बेटर है। ये सुनकर 12 हालात को संभालते हुए कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, तियांजो एकेडमी का गु तियांजो। सेकंड सन ऑफ गॉड उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है बस करो, पास्ट में 18 सन ऑफ गॉड मुझसे एडवाइस मांगा करता था कल्टिवेट करने के लिए, और इस बार अब जबकि मैं सिक्युलेशन से बाहर आ गया हूँ इसलिए अब मैं ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सभी जीनियसेस को हरा दूंगा। ये तियांजो एकेडमी तो मेरे लिए मेरा फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन बनेगा। इतना बोलकर वो जाते हुए कहता अब जबकि तुम खुद डर ही गए हो तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। ये सुनकर 12 भी जाने के लिए तैयार होते हुए कहते हुए जाते हैं कि मुझे नहीं पता कि 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है, इसलिए मैं वहीं पर जाकर कुछ क्लू ढूंढता हूँ। ये बोलकर वो भी उसके साथ चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो अभी भी हेवन और अर्थ के लोग का ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया होता है कि वो उसके बॉडी से ओवरफ्लो होने लगा होता है। वो सब देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और कहने लगी होती है कि आखिर वो उतना सारा को ऑब्जर्व कैसे कर सकता है। आम लोग सिर्फ एक ही रे को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उन्हें समझने में उन्हें हाफ लाइफ टाइम लग जाता है, लेकिन ये तो ऑब्जर्व करते ही जा रहा है। ये बंदा तो सच में इनक्रेडिबल निकला। मैं इसे कोई और चांस नहीं लेने दे सकती हूँ, नहीं तो तियांजो एकेडमी का जनरेशन यूएस सेट के सामने झुक जाएगा, और जहाँ तक कि ब्रदर गु भी, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। ये सब वो खुद से कह ही रही होती है कि तभी किंसु उससे पूछ लेता है कि ये बुक का स्पिरिट क्या है जिसे तुम मेंशन की थी और उसे मैं कैसे ले सकता हूँ। ये सुनकर फैंग नाम सिर हिलाने लगी होती है। ये देखकर किंसु उसे खींच के अपने तरफ लेकर आता है और उसका गला दबाते हुए पूछने लगा होता है। इसके जवाब में वो काफी मुश्किल से कहते कि मैं शायद पहले बता सकती थी, लेकिन अब चाहे तुम मेरा पूरा कपड़ा क्यों ना खोल दो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम हमारे एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन गए हो। अगर तुम हेवेली बुक के स्पिरिट को ले लेते हो तो तियांजो एकेडमी हमेशा के लिए सप्रेस हो जाएगा। वो सब सुनकर किंसु उसे फेंकते हुए कहता है कि ये सब बोरिंग है, भूल जाओ, मेरा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। चलो अब ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो बताते कि सूलिंग पैलेस अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम लोग बाहर निकल पाएंगे। किंसु उससे पूछते कि अभी सूलिंग पैलेस कहाँ पर है। वो बताती मुझे नहीं पता क्योंकि ये वॉइड से अपीयर होता है। जब सूलिंग पैलेस अपीयर होगा तब हुई होल का दरवाजा खुल जाएगा और तब जाकर तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। उसकी बातें सुनकर किंसु उससे कहता तो ये वॉइड से अपीयर होता है, एंशिएंट ब्रोंज पैलेस भी वॉइड से अपीयर हुआ था। अब ये पता करना है कि ये वॉइड कहाँ इशारा कर रहा है। अगले सीन में तियांजो एकेडमी को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग युवा को सभी लोगों को बंदी बना लिए होते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो लोग उन्हें घूर रहे होते हैं। ये देखकर तियांजो का एक बंदा उसे पीटते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो, हमसे हारने के बाद भी तुम कन्विंस नहीं हो क्या। वो सब देखकर दूसरा
बंदा उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अगर सीनियर सिस्टर फैंग का एक बाल भी बाका हुआ होगा ना तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। वो बंदा वो सब बखी रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेकंड सन ऑफ गॉड आ जाता है और उसके साथ 12th भी होता है। उन्हें देखकर युवा वालों को एक उम्मीद की किरण नजर आती है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग लैंड कर जाते हैं और अपने लोगों को वैसा बंधा हुआ देखकर 12th काफी ज्यादा भड़क जाता है और उन लोगों पर चिल्लाने लगा होता है। उससे चिल्लाता देखकर 17 उससे 18 सन ऑफ गॉड के बारे में पूछता है। वो सुनकर 12th अपना सर खुजाते हुए बताता है कि 18 सन ऑफ गॉड अभी तक तो मिला ही नहीं है। ये सुनकर 17 काफी ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा होता है कि अगर वो नहीं मिले तो तुम यहाँ पर फिर से पिटने क्यों आ गए हो। 12th सेकंड सन ऑफ गॉड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं सेकंड सन ऑफ गॉड को लेकर आ गया हूँ। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड भी वैसा हालत देखकर उनसे उन्हें वैसा ट्रीट करने का कारण पूछता है। उसका सवाल सुनकर एक बंदा काफी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि जब भी तुम लोग यहाँ पर आओगे तो तुम सभी लोगों को नील डाउन करना पड़ेगा, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या। उसकी बातें सुनकर उससे एक दूसरा साथी हमला करते हुए कहता है कि तुम उससे बात करके टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन सेकंड सन ऑफ गॉड उससे सिर्फ अपना 2 ही उंगली का पावर का यूज करके उसे पीट देता है। वो देखकर गूथियांशु कहता है कि देखकर वो कमजोर नहीं लग रहा है। तभी सेकंड सन ऑफ गॉड उन लोगों से कहता है कि तुम लोग खुद को महान समझना बंद करो और मेरे सेट के लोगों को जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर एक बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे फाइट करने के लिए जाने की बातें करने लगता है, लेकिन गूथियांशु उसे रोकते हुए सेकंड सन ऑफ गॉड से पूछता है कि युवा सेट के यंगर जनरेशन में तुम्हारा रैंक कौन सा आता है। सेकंड सन ऑफ गॉड उससे बताता है कि मैं सेकंड रैंक करता हूँ। ये सुनकर गूथियांशु उससे पहला प्लेस वाले के बारे में पूछता है। इसका जवाब में सेकंड सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि मैं सेकंड रैंक करता हूँ और मेरे सामने कोई भी खुद को नंबर 1 नहीं बुला सकता है। उसका ये बात सुनकर गूथियांशु के साथ साथ उसके लोगों का भी मुंह बंद हो जाता है। तभी गूथियांशु उससे कहता है अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें यानी कि नंबर 1 वाले को हरा दूंगा तो मेरा चांदू एकेडमी तुम्हारे युवा सेट के यंगर जनरेशन को पूरी तरह से सप्रेस कर देगा, जिसका परिणाम स्वरूप अगले 1000 सालों में तुम लोग अपना सर ऊपर नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो अपने स्पिरिचुअल हाथ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को सेकंड सन ऑफ गॉड काफी आसानी से डॉज कर देता है। वो देखकर गूथियांशु कहता है कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर सकते हो तो इसका मतलब तुम भी जरूर कमजोर नहीं होगे। सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर पाते हो या फिर तुम मेरे अटैक को डॉज नहीं कर पाते हो। ये बोलकर वो इस पर अटैक कर देता है। गूथियांशु उसके अटैक को डॉज तो कर देता है, लेकिन अचानक उसका अटैक गूथियांशु को पकड़ लेता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन युवा के लोग सेकंड सन ऑफ गॉड का काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। उसके बारे में तारीफ सुनकर गूथियांशु उससे कहता है कि तुम सच में उस बड़े मेढक से थोड़े से ताकतवर लग रहे हो, लेकिन मेरे लिए तुम अभी भी कमजोर हो। ये बोलकर वो उसके चंगुल से आराम से निकल जाता है, जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी गूथियांशु उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसे ब्लॉक करने की कोशिश तो वो पूरी करता है, लेकिन उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे सेकंड सन ऑफ गॉड पिट जाता है। जो देखकर उसके लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ अपोनेंट के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं और जिस जगह पर वो गिरा होता है वहां पर काफी बड़ा गड्ढा बन गया होता है और उसका हालत भी थोड़ा सा खराब हो जाता है और वो खुद को संभालते हुए उससे कहते हैं कि अब तो तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरे किलिंग मूव का यूज करना पड़ेगा। गूथियांशु उससे कहते हैं कि चाहे जो यूज करना है तुम वो यूज कर सकते हो, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन करना पड़ेगा। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने किलिंग मूव का यूज करने के लिए चैंट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर बिजली चमकना स्टार्ट हो जाता है। वो देखकर 17 बताता है कि वो तो सेकंड सन ऑफ गॉड का नेचुरल डिवाइन बॉडी का पावर है, एक बार यूज करने के बाद हेवन और अर्थ का कलर बदल जाएगा। वो सुनकर 12th उससे कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो अपना फाइनल अटैक से गूथियांशु को हरा सके, नहीं तो इसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा भी हो सकता है। वहीं पर उसका चांटिंग पूरा हो गया होता है, जिससे गूथियांशु पर स्पिरिचुअल रेन होना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर गूथियांशु एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है, जो बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसमें से खून निकलने लगती है और उस पर नीडल जैसे किसी चीज से हमला होने लगा होता है। और जब गूथियांशु देखता है तो उसे पता चलता है कि वो ना सिर्फ उसे चोट पहुंचा रहा है, बल्कि वो उसके स्पेशल पावर को भी चुरा रहा है। तभी सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि हालांकि मेरा नेचुरल डिवाइन मैजिकल पावर 1 हिट किल टेक्निक नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक डिफिकल्ट टेक्निक है जो कि तुम्हारा सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर देगा। वो सुनकर गूथियांशु काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि क्या सिर्फ तुम्हारे पास सुपरनेचुरल पावर है, मैं भी उसमें बेस्ट हूँ। ये बोलकर वो भी चैंटिंग करने लगता है, जिससे उसके बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बन जाता है, जिससे अब उसका अटैक उस पर बेकार होने लगा होता है, जो देखकर उसके लोग काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं। लेकिन सेकंड सन ऑफ गॉड को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि ये सब बेकार है। वहीं पर गूथियांशु का स्पिरिचुअल पावर अभी भी उसका बॉडी से खींचा जा रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी उसका शील्ड टूट जाता है और फिर से उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। वहीं पर
सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि मेरा स्पिरिचुअल रेन सिर्फ अटैक नहीं है बल्कि ये एक डोमेन है और मेरे डोमेन के अंदर में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। उसकी बातें सुनकर युवा वाले काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं। तभी गू तियानसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने किलिंग मूव का यूज करते हुए कहता है कि ये मेरा असली ताकत है, अब तक तो मैं सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। ये बोलकर वो अपने सबसे ताकतवर स्किल का यूज करने लगा होता है और उसका अटैक एक बहुत ही बड़ा पेंटिंग ब्रश होता है, जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड कहते हैं कितना बड़ा स्पिरिचुअल ब्रश तियानसू एकेडमी से बिल्कुल यही उम्मीद था। वहीं पर ये सब देखकर स्वेंटिन कहते हैं आखिर किस तरह का मॉन्स्टर वो है, बॉडी का इतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर खत्म होने के बावजूद भी इतना पावरफुल अटैक करने में वो सक्षम हो रहा है। वो देखकर 12 सेकंड सन ऑफ गॉड से कहता है कि अगर आप उसे हरा नहीं सकते हैं तो रिट्रीट करके भाग जाइए, लेकिन वो उसके बात को इग्नोर करके खुद को अपना शील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए अपना डिफेंसिव स्किल का यूज कर लेता है। जो देखकर गू तियानसू उससे कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बोलकर वो अपना ब्रश से हमला कर देता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिससे उसका शील्ड टूट जाता है और चोट से वो खून की उल्टी भी कर देता है। उसका वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जब वो जमीन से टकराता है तो वहाँ पर पहले वाले से बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जहाँ पर उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो हार मान लेता है, जो देखकर युवा के सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक विजन अपीयर होता है जो देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि क्या होने वाले हैं और देखकर गू तियानसू समझ जाते हैं कि अब सूलिंग पैलेस अपीयर होने वाला है। दूसरे सीन में किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर उसके आसपास का पूरा जगह हिलना स्टार्ट हो गया होता है। वो देखकर वो फैंग से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि सूलिंग पैलेस अपीयर होने वाला है, इसलिए अब तुम बाहर निकल सकते हो। उसकी बातें सुनकर किंसू उसके पास जाकर कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। वो कहती है ऑफ कोर्स ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भगा रही हूँ। ये सुनकर किंसू उसका चिन पकड़कर उससे कहता है कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे वो सो कॉल्ड स्पिरिट बुक को ले लूंगा। फैंग थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहने लगी होती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सूलिंग पैलेस तियानसू एकेडमी का सेक्रेट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए तुम्हारे जैसे आउटसाइडर इसे ले ही नहीं सकता है, इसलिए तुम ज्यादा सोचना बंद कर दो। किंसू वहां से जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब तुम्हें उसे लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो उस किताब को अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि पहले मुझे उस किताब में एक बहुत ही बड़ी मिस्टीरियस चीज दिखाई दिया था, अब उसे वेरीफाई करने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फैंग उससे अभी भी कह रही होती है कि तुम उससे नहीं ले सकते हो क्योंकि सिर्फ तियानसू एकेडमी का सिर्फ स्कॉलर ही उसका स्पिरिट का वर्दी है, तुम तो उस किताब के स्पिरिट को समझ भी नहीं कर पाओगे। वहीं पर किंसू को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना कैटरपिलर वाला सोल को यूज करके उसे लाते हुए कहता है कि मेरा सोल आम लोगों के सोल से ज्यादा ताकतवर है। तभी वो उसके स्पिरिट को फील कर लेता है। फील करने के बाद वो उसे खींचकर बाहर निकालने लगता है, जो देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो किंसू को रोकने की कोशिश करने के लिए जाती है, लेकिन किंसू उसे एक ही किक में पीट देता है। इसके बाद इसके बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूलिंग पैलेस बाहर में लैंड कर गया होता है। वो देखकर तियानसू वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और अपना नई अपॉर्चुनिटी का बात करने लगे होते हैं और युवा लोगों का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, जिससे शर्म के मारे वो लोग अपना सर भी उठा नहीं पा रहे होते हैं। तभी गू तियानसू सेकंड सन ऑफ गॉड को उनके सामने नील डाउन करने के लिए कहता है। वो सुनकर सेकंड सन ऑफ गॉड उससे कहता है कि तुम मुझे जान से मार सकते हो लेकिन तुम मुझे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो। गू तियानसू उससे कहता है तुम मरना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। इसके बाद फिर से सूलिंग पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंसू उस बुक के स्पिरिट को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि इसके बारे में जरूर कुछ तो मैजिकल है। ये बोलकर वो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। वो देखकर फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उस बुक का स्पिरिट को समन करने का क्या फायदा जब तुम उसे ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते हो तो, और वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है क्योंकि अब गेट खुलने वाला है। मेरे सीनियर ब्रदर गू तियानसू चूजन वन है और बुक का स्पिरिट उन्हीं का होगा। उसकी बातें सुनकर किंसू कहा था कि तुम काफी देर से मुझे इरिटेट कर रही हो। ये बोलकर वो उस किताब का पावर का यूज करके उसे नील डाउन करवा देता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। वहीं पर किंसू उससे कहा था किसने कहा कि मैं इसे ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना सोल सिल्क वर्म को उसे खाने के लिए कह देता है, जो सुनकर वो उसके स्पिरिट को खाना शुरू कर देता है। अब तो वो देखकर फैंग पहले से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगी होती है कि तियानसू एकेडमी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी को वो ऐसे कैसे खा सकता है। वहीं पर उस सोल सिल्क वर्म को दिखाते हैं जो कि उस स्पिरिट को खा लिया होता है और खाने के बाद वो अपना फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगा होता है और तभी वो किंसू को बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है क्योंकि उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में उसे समय चाहिए होता है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर फैंग का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया होता है और वो खुद से कहने लगी होती है कि अब जबकि किताब का स्पिरिट ही नहीं रहा तो सूलिंग पैलेस का होने का क्या ही फायदा हो जाएगा। इतना बोलकर वो किंसू को देखकर अपने मन में कहती है कि ये पर्सन तो डेविल है। अपने तरफ घूरते देखकर किंसू उससे कहता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हो, सिर्फ गुस्सा होने के अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकती हो। फैंग उससे बहस करने ही वाली होती है कि तभी वहां का दरवाजा खुलने लगा होता है। उस दरवाजे को खुलते देखकर किंसू उससे कहता है कि दरवाजा खुल रहा है, जल्दी से बाहर चलो। फैंग कहते कि मुझे खत्म कर दो, अगर मैं इस तरह से बाहर जाऊंगी तो मेरा मरना तय है। तभी किंसू एक तरह का लाइट
क्रिप्टोनाइट उसके बॉडी के अंदर में डाल देता है, जो देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से पूछने लगी होती है कि अगर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। किंसु उससे बताता है कि मैंने अभी अभी सिविलनी बुक से कुछ स्किल सीखा है और उन्हीं में से एक स्किल का यूज मैं तुम पर कर रहा हूँ। इस स्किल का यूज करके मैं तुम्हारा शब्द और तुम्हारे एक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसका वो बात सुनकर फैंग काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो उस पर चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी किंसु अपने उंगलियों का यूज करके फैंग को नचाना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। तभी किंसु उससे ये बोलने के लिए कहता है कि तुम मुझे सबसे ज्यादा एडमायर करती हो, और बिना उसकी मर्जी को फैंग को उसको बोलना ही पड़ता है कि वो 18 सन ऑफ गॉड को सबसे ज्यादा एडमायर करती है, जिससे फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन किंसु को मजा आ रहा होता है। अगले समय पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गू तियानसो डोर ओपन होने का इंतजार कर रहा होता है, और तभी वो सेकंड सन ऑफ गॉड पर हमला करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम नील डाउन नहीं करोगे तो इसी तरह से यहाँ पर दबे रहो। वो देखकर 12 को उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगी होती है, और 17 कह रहा होता है कि पता नहीं 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर होंगे। ये अपॉर्चुनिटी गू तियानसो को और ज्यादा पावरफुल बना देगा। तभी वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा होता है, जो देखकर उसके सभी लोग काफी ज्यादा खुश होने लगे होते हैं, और गू तियानसो कहते हैं कि फाइनली इतने टाइम इंतजार करने के बाद वक्त आ ही गया है। ये बोलकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसमें एंटर करते हुए कहने लगा होता है कि जब मैं वहाँ का अपॉर्चुनिटी को ले लूंगा तब जूनियर सिस्टर फैंग को ढूंढूंगा और 18 सन ऑफ गॉड को भी ढूंढने के बाद युवा के इन सभी डिसेबल को खत्म कर दूंगा। ये बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उससे एक आवाज सुनाई देती है कि हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो आवाज सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होकर उस आवाज को ढूंढने लगे होते हैं कि वो आवाज कहाँ से आ रहा है। तभी सूलिंग पैलेस के अंदर में से 18 सन ऑफ गॉड और फैंग रूसो को निकलता देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी से आपस में डिस्कशन करने लगे होते हैं कि सूलिंग पैलेस में से कोई निकल कैसे सकता है, वो तो सीनियर सिस्टर है ना, लेकिन वो बंदा उसके साथ कौन है। इसी तरह का बातें सभी लोग करने लगे होते हैं, लेकिन वहीं पर वो देखकर गू तियानसो भी काफी ज्यादा हैरानी से सिचुएशन पूछने लगा होता है कि तुम मुझसे पहले एंटर कैसे कर गई हो। लेकिन दूसरी तरफ युवा वाले 18 सन ऑफ गॉड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अपने लोगों को बंदा देखकर 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिर ये लोग बंदे क्यों हुए। दूसरी तरफ में सेकंड सन ऑफ गॉड खुद को इस सिचुएशन में देखकर काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है। तभी गू तियानसो फिर से काफी ज्यादा हैरानी से फैंग को उसका सूलिंग पैलेस में से आने का कारण पूछने लगा होता है। फैंग थोड़ी सी नर्वस होकर कहते हैं कि ये काफी लंबी कहानी है। ये बोलकर वो उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी उससे पहले किंसु उससे रोकते हुए उसे रास्ते से हटाते हुए कहता बाद में बताना। ये बोलकर वो 12 और 17 से वहाँ पर क्या चल रहा है उन सभी के कारण पूछने लगा होता है, और इसी के साथ यहीं पर काफी ज्यादा एम्बैरेस होते हुए कहते हैं कि गू तियानसो काफी ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसे हरा नहीं पाए इसलिए वो हम लोगों को पकड़ लिया है। वहीं पर उसे देखकर गू तियानसो उससे पूछता है तो क्या तुम 18 सन ऑफ गॉड हो। किंसु कहता हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो। उसके जवाब में वो काफी ज्यादा प्राउड होकर कहने लगा हुआ था कि मैं गू तियानसो हूँ, तियानसो एकेडमी का चीफ डिसाइपल, और मैं ही तुम्हारे सेट के सभी लोगों को हरा दिया हूँ। उसका जवाब सुनकर किंसु अपना ऑरा का यूज करके उसे सप्रेस करते हुए कहने लगा होता है कि तुम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहे हो, लेकिन मुझे तुम काफी ज्यादा इरिटेट कर दिए हो। किंसु के सप्रेशन को काउंटर करते हुए गू तियानसो भी अपना ऑरा का यूज करते हुए कहता है कि अब ज्यादा चिंता मत करो, तुम्हारा भी वैसा हालत होने वाला है। वहीं पर उन दोनों के ऑरा से आसपास में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लोग ठीक ढंग से खड़ा नहीं रह पा रहे होते हैं, इसलिए वो लोग उनके सामने से दूर हो जाते हैं। उसका ऑरा देखकर किंसु कहते हैं कि फाइनली लगता है कि कोई मेरे टक्कर का मिला है। गू तियानसो कहता है कि मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उसका जवाब सुनकर उसके सभी लोग अपना चीफ डिसाइपल को काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं और किंसु का खेल खत्म करने के लिए कहने लगते हैं। तो दूसरी तरफ में उसके सेक्ट के सभी लोग जल्दी से किंसु को वापस अपने सेक्ट में जाकर फर्स्ट सन ऑफ गॉड को सिचुएशन से बाहर आने के लिए कहने लगता है। वो सब देखकर 17 भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा होता है, लेकिन 12 अभी भी किंसु में विश्वास रखने के लिए कह रहा होता है। उसकी बातें सुनकर गांव का भाई कहता है कि हाँ 18 सन ऑफ गॉड इनविंसिबल है, मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है। वहीं पर फैंग को अभी भी हिलता डुलता ना देखकर गू तियानसो उसे जल्दी से अपने तरफ आने के लिए कहने लगता है और जल्दी से आकर सब कुछ बताने के लिए कहता है कि अगर वहाँ पर चल क्या रहा है। उसके जवाब में फैंग हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन उससे पहले ही किंसु उसे मॉक करते हुए कहते हैं कि देखो सीनियर ब्रदर तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन तुम जा क्यों नहीं रहे हो। फैंग जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो अपना बॉडी को हिला ही नहीं पा रही होती है, वो अपना बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वहीं पर वो सब देखकर अब गू तियानसो थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर चिल्लाने लगा होता है कि अब जल्दी से तुम बताओ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या 18 सन ऑफ गॉड तुम्हें बुली क्या है, अगर हाँ तो मैं अभी उसे खत्म कर देता हूँ। तभी किंसु उस किताब का पावर का यूज करके फैंग से ये बुलवाता है कि 18 सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा नोबल और अपराइट पर्सन है, तुम एक बहुत ही बड़े बीस्ट हो, मैं 18 सन ऑफ गॉड का इंसल्ट नहीं होने दे सकती हूँ। उसके मुंह से वो सभी बातें सुनकर गू तियानसो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाकी के सभी लोगों का भी यही रिएक्शन होता है। फैंग उन्हें सफाई देने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती है। वहीं पर गू तियानसो अभी भी अविश्वास से कह रहा होता है कि क्या वो तुम्हें धमकी दे रहा है ये सब बोलने के लिए। फैंग कहते बिल्कुल नहीं, मैं ये सब अपनी मर्जी से कह रही हूँ। 18 सन ऑफ गॉड के पास अनपैरेलल चार्म है और उसके पास ट्रू मैनलीनेस भी है। पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस में सिर्फ वही सबसे हैंडसम और सबसे पावरफुल पर्सन है।
अब तो फैंग ये भी एडमिट कर ली होते कि वो अपनी मर्जी से ये सभी कह रही है, इसलिए वो उसकी बातें सुनकर गू तियानसू अब खड़ा भी नहीं रह पाता है और काफी हैरानी से कहने लगा होता है कि तुम्हें पता भी है ना कि तुम क्या बोले जा रही हो। फैंग कहती है ऑफ कोर्स मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तुम तो 18 सन ऑफ गॉड के पैरों के नाखून से भी कंपेयर नहीं किया जा सकते हो। इतना बोलकर वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर कहते कि उसके सामने तो तुम सिर्फ एक बहुत ही बड़ा गार्बेज हो। उसकी वो सभी बातें सुनकर गू तियानसू सब रहा नहीं जाता है और वो उसी पर चिल्लाने लगा होता है क्या तुम पागल पागल तो नहीं हो गई हो ना। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी किंसु उससे उसे एक झापड़ लगवा देता है, जो देखकर गू तियानसू ही नहीं बल्कि फैंग और उसके सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन लोगों को तो अपने आंखों पर विश्वास हो ही नहीं रहा होता है कि ये क्या हो गया। वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ में उस ड्रामे से युवा वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं और किंसु का तारीफ किए बिना थकते नहीं है। वहीं पर गू तियानसू को दिखाते हैं जो कि उस वक्त से निकल गया होता है और काफी हैरानी से कहता है कि क्या तुम सच में 18 सन ऑफ गॉड के लिए मुझे मारी हो। फैंग उसे समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका बात पूरा करने से पहले किंसु उसे फिर से मैनिपुलेट करते हुए ये बुलवाता है कि मेरी नजरों में तो तुम बहुत ही बड़े फूल हो। ये सुनकर तब गू तियानसू पर एक बहुत ही बड़ा बिजली गिर जाती है और फैंग खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना मुंह बंद करने लगती है। तभी किंसु कहता है कि ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बहुत ही नाटक देख लिया है। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड का यूज करके अपने सभी लोगों को रस्सी काट देता है, इसलिए उसके सभी लोग किंसु को काफी ज्यादा थैंक्स करने लगे होते हैं। वहीं पर सेकंड सन ऑफ गॉड जिसका की हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब होता है, वो किंसु को जल्दी से वहां से भागने के लिए कहता है क्योंकि गू तियानसू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसके हिसाब से किंसु उसका अपोनेंट हो ही नहीं सकता है। इतना बोलकर वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि इस बार मैं सिक्युलेशन से बाहर आया था तो मुझे लगा था कि मैं पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस में क्राउड के साथ खड़ा होऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तियानसू एकेडमी एक मॉन्स्टर को प्रोड्यूस कर देगा। मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है और अच्छा अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा। उसे देखकर किंसु को याद आता है कि ओरिजिनल ओनर के साथ सेकंड सन ऑफ गॉड का काफी अच्छा रिलेशन था। तभी सेकंड सन ऑफ गॉड उनसे कहते हैं कि मैं गू तियानसू को रोकता हूँ और तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वैसे भी हमारे युवा सेक्टर ऐसे हार नहीं सकता है। ये बोलकर वो कांपते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसका वैसा हालत देखकर किंसु उससे कहने की कोशिश करता है कि मैं अभी भी कॉन्फिडेंस हूँ। सेकंड सन ऑफ गॉड कहता है कि कॉन्फिडेंस होने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ताकत होने यूजफुल होता है और वैसे भी यूएस सेट का रेपुटेशन को मैं और बर्बाद होने नहीं दे सकता हूँ। तभी गू तियानसू काफी ज्यादा गुस्से में उसके तरफ बढ़ते हुए कहने लगा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने जूनियर सिस्टर के साथ क्या कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। अब तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। ये बोलकर वो अपना काफी बड़े स्पिरिचुअल हाथ बनाकर किंसु पर हमला कर देता है, लेकिन किंसु का कुछ एक्शन लेने से पहले ही सेकंड सन ऑफ गॉड उसे काउंटर करते हुए किंसु को वहां से भागने के लिए कहता है। ये बोलकर वो उसका अटैक को काउंटर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ये वाला अटैक उसके पिछले वाले अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि वो उसे रोक नहीं पाता है और वो अपने घुटने पर गिर जाता है। लेकिन तभी किंसु को आगे बढ़ता देखकर वो थोड़ा हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे, भाग क्यों नहीं रहे हो। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जहाँ पर वो एक ही पंच में उसके स्पिरिचुअल हाथ को खत्म कर देता है, जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड थोड़ा सा चौंक जाता है। किंसु उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा सफर किए हो, अब तुम्हारे लिए बदला लेने का वक्त आ गया है। उसका वो पंच देखकर गू तियानसू कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पावर है, तुम्हें मारने के बाद मुझे कुछ अकम्प्लिश करने जैसा फील होगा। ये बोलकर वो उससे फाइट करने के लिए जाने लगता है। फैंग उसे उससे ना फाइट करने के लिए बोलकर उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसके बदले में गू तियानसू उसे एक झापड़ लगाकर कहता है कि तुम अभी भी उसी की तरफदारी कर रही हो ना। फैंग रोते हुए उसे समझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसको कुछ भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि गू तियानसू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उस पर चिल्लाने लगा होता है कि तुम मुझे सीनियर ब्रदर बुलाना बंद करो, क्योंकि तुम एक बिच हो। फैंग उसके इंसल्ट को इग्नोर करके अभी भी उससे कहने की कोशिश करती है कि 18 सन ऑफ गॉड सुलिंग पैलेस में, लेकिन इस बार किंसु उसका बात को काटते हुए कहता है कि तुम उससे अच्छे से पेश आ रही हो, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो फिर भी तुम पर चिल्ला रहा है और तुम्हें मार पीट रहा है। इसलिए मेरी मानो तो उसके लिए खुद को मुसीबत में डालना बंद करो और हमारे बीच से हट जाओ। वो सुनकर फैंग एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन उसे उसकी बात में थोड़ा सा सेंस नजर आता है, इसलिए वहां से हटने के बारे में सोचकर हट जाती है। वो सब देखकर तियानसू एकेडमी वाले काफी ज्यादा हैरानी से डिस्कशन करने लगे होते हैं कि एक चीफ डिसाइपल को 18 सन ऑफ गॉड ने कंक्योर कर लिया है, वो तो सिर्फ ब्रदर गू ही नहीं बल्कि तियानसू एकेडमी के लिए भी वर्दी नहीं है। तो वहीं पर वो देखकर युवा वाले काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ में उन सबसे गू तियानसू गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने स्पिरिचुअल हाथ से हमला कर देता है, जिससे किंसु डॉज कर जाता है, लेकिन वो फिर भी अटैक करता है। लेकिन इस बार किंसु उसका अटैक को काउंटर करने के लिए उसका हाथ से एक बहुत ही बड़ा हाथ बनाकर अटैक कर देता है, जिससे गू तियानसू का हाथ खत्म हो जाता है और उसे अपने तरफ आता देखकर गू तियानसू काफी ज्यादा डर जाता है और कुछ देर के बाद वो पिट जाता है, जिससे उसके लोग काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि अगर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो वहीं पर दूसरी तरफ में उसके लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और 18 सन ऑफ गॉड का काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। वहीं पर गू तियानसू जल्दी से उठकर ऊपर आते हुए कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। किंसु उससे कहता है फालतू की बातें करना बंद करो और अपना असली स्किल दिखाओ। अब गू तियानसू सीरियस हो गया होता है और अपने एकेडमी के स्पेशल पावरफुल स्किल का यूज
करने लगता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पेंटिंग ब्रश आ जाता है और वो किंसु पर उससे हमला करने वाला होता है। जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे जल्दी से डॉज करने के लिए कहने लगता है। और 17th भी कहते हैं किसी मूव से वो सेकंड सन ऑफ गॉड को हरा दिया था। उनका पैनिक रिएक्शन देखकर चांदो एकेडमी वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अब 18 सन ऑफ गॉड पिटने वाला है। वहीं पर गु चांसो उस ब्रश से उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे किंसु डरता बढ़ता नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे उसी तरह का पावर चाहिए था जिससे कि गु चांसो प्रोवाइड कर दिया, इसलिए वो उसे ऑब्जर्व करने लगता है। जो देखकर गु चांसो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते कि अगर ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसके बाकी लोग भी हैरान होने लगे होते हैं। वहीं पर गु चांसो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि इतना ज़्यादा मात्रा में लिटरेरी स्पिरिट को बिना चांसो एकेडमी का बुक कल्टीवेशन को सीखे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारा बॉडी फट जाएगा। किंसु उससे कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो। ये बोलकर वो उसी स्किल का यूज करके एक बहुत ही बड़े ब्रश को ला देता है, जिसे देखकर गु चांसो के साथ साथ उसके सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि ये स्किल तो सिर्फ और सिर्फ हेवनली बुक से सीखा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसका जैसा आउटसाइडर इसे सीख कैसे सकता है। वहीं पर गु चांसो को अभी भी उस पर विश्वास हो ही नहीं रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जरूर ये नकली होगा। फैंग उससे रोते हुए रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि तब तक वो बहुत ही बुरी तरह से पिट गया होता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा होता है और वो काफ़ी फोर्स के साथ नीचे पटका जाता है। लेकिन वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए बाहर निकलते हुए काफ़ी गुस्से में अभी भी उसे मार देने की बातें कर रहा होता है। किंसु कहता है डायलॉग बाजी करना बंद करो और अटैक करो। ये सुनकर वो अपने हेवनली फायर से हमला कर देता है और उसके साथ साथ वो अपना डोमेन वाले स्किल को भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो भाग ना पाए। जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड को किंसु के लिए थोड़ा सा चिंता होने लगी होती है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो। गॉड से हारकर गु चांसो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए अब वो उसे हराने के लिए अपने हेवनली फायर और डोमेन का यूज करके किंसु को उसमें फंसा देता है। वो सब देखकर किंसु को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि हेवन और अर्थ के लोग तुम फायर अटैक में कन्वर्ट कर दिए हो, क्या बात है, ऐसा तो मैं भी सीख लिया हूँ। वहीं पर किंसु को उससे घिरा देखकर गु चांसो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि उससे लग रहा होता है कि अब वो हारने वाला है, इसलिए वो किंसु को उससे दया की भीख मांगने के लिए कह रहा होता है। लेकिन किंसु उसके कैद में से काफ़ी आसानी से निकल जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास फॉरबिडन सुप्रीम स्किन है, इसलिए इस तरह का फायर मेरा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। वो देखकर गु चांसो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी किंसु आकर उसे एक पंच मार देता है। गु चांसो उसका उस पंच को इग्नोर करके काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछ रहा होता है कि आखिर हेवनली बुक का फ्लेम तुम्हें हर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो और ज़्यादा ताकत का यूज करके फिर से हमला करने लगता है, लेकिन अभी भी उससे किंसु को कुछ भी हो नहीं रहा होता है और वो कहता है कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब तुम मेरा फ्लेम का सामना करके दिखाओ। ये बोलकर वो अपना फ्लेम का यूज करके काफ़ी बड़ा ड्रैगन बना देता है, जिससे देखकर गु चांसो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम भी हेवनली बुक का पावर का यूज करके फ्लेम कैसे बना सकते हो। किंसु उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये भी नकली लग रहा है। ये बोलकर वो उससे जलाकर उसका पकौड़ा बना देता है, जिससे वो काफ़ी ज़ोर से नीचे गिर जाता है और उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। उसका वैसा हालत देखकर उसके लोगों को काफ़ी बड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि कुछ भी उनके फेवर में हो ही नहीं रहा होता है। वहीं पर गु चांसो को दिखाते हैं, जहाँ पर वो खुद से बोल रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मैं गु चांसो चांदो एकेडमी का चीफ डिसाइपल हूँ, 10,000 सालों में मैं ही सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार कैसे रहा हूँ। इतना बोलकर वो चिल्ला कर कहने लगा होता है कि वो सिर्फ मुझसे मेरा प्यार ही नहीं चुराया है, बल्कि मेरा ही बेस्ट मूव को यूज करके मुझे हरा दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका रोना धोना देखकर 4th सन ऑफ गॉड कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड का थैंक्स, जो कि आकर पूरा का पूरा खेल ही पलट के रख दिया, और इसी के साथ हम लोग एम्परर सन के फाइट के लिए क्वालिफिकेशन को भी खोते जा रहे हैं। 6th सन ऑफ गॉड भी फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करते जा रहा हूँ, हमारे बीच का गैप उतना ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। वहीं पर फैंग जल्दी से गु चांसो के पास जाकर उसे संभालने लगी होती है। फैंग को देखकर गु चांसो उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो उससे बताने की कोशिश करती है कि जब किंसु सूलिंग पैलेस में गया था तब वो उसका बात पूरा करने से पहले ही गु चांसो फिर से उसे झापड़ लगाते हुए कहता है, बिच कहीं के, मेरा ऐसा हालत होने के बावजूद भी तुम अभी भी उसी के बारे में बातें कर करके मेरे दिल को और ज़्यादा कितना चोट पहुंचाओगी। मैं उससे फाइट करके जरूर जीतूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि मैं यानी कि गु चांसो किसी से कम नहीं है। ये बोलकर वो सूलिंग पैलेस की तरफ भागते हुए कहता है कि अगर मुझे वहाँ का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो मैं इनविंसिबल बन जाऊँगा। उसे वहाँ पर जाता देखकर 2nd सन ऑफ गॉड थोड़ा सा घबराते हुए किंसु को उसे वहाँ पर जाने से रोकने के लिए कहता है, लेकिन किंसु उससे कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर
गू तियांसू वहाँ पर पहुँचकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि अब मुझे रोकने के लिए काफ़ी देरी हो चुकी है। ये बोलकर वो उस पैलेस में एंटर कर जाता है, जो देखकर सेकंड सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा निराश होकर कहने लगा होता है कि वो तियांदो एकेडमी का सबसे सीक्रेट जगह है। जितने भी लोग उसमें एंटर करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है और उनका ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सब देखकर तियांदो एकेडमी वाले अभी भी खुद को छोटा सा उम्मीद देते हुए कह रहे होते हैं कि वो सूलिंग पैलेस में एंटर कर गए हैं, तो क्या हुआ, पहले वो हार गए हैं तो सूलिंग पैलेस से बाहर आने के बाद वो सबसे बदला ले लेंगे। इतना बोलकर वो लोग किंसू से कहने लगे होते हैं कि अब ज़्यादा चिंता मत करो, बस हारने का इंतजार करो। उनकी फालतू की बातें सुनकर किंसू कहता है कि तुम लोग अभी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी उन्हें गू तियांसू के गुस्से से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका आवाज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए कहने लगे होते हैं कि आखिर सीनियर ब्रदर को क्या हो गया है। दूसरा कहता है कि शायद वो इस अपॉर्चुनिटी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा होगा। तभी गू तियांसू को दिखाते हैं जो कि मुंह लटकाए हुए बाहर निकलता है। उसका शकल का 12 बजे देखकर उसके लोग पूछने लगे होते हैं कि आखिर हो क्या गया है। उसके जवाब में गू तियांसू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि सूलिंग पैलेस खाली है, वहाँ का सभी अपॉर्चुनिटी को पहले किसी ने ले लिया है। उसकी वो बातें सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, हमारे एकेडमी के स्टूडेंट के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है। एक बंदा कहता है कि सीनियर सिस्टर फैंग और 18 सन ऑफ गॉड वहीं से निकले थे। उस बंदे की बात सुनकर गू तियांसू काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से फैंग की तरफ देखने लगा होता है। उसका वैसा नज़र को देखकर फैंग कहते मैंने नहीं लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास ना करके सभी लोग उसी पर चिल्लाने लगे होते हैं कि अगर तुम नहीं लियो तो और कौन ले सकता है, वहाँ का अपॉर्चुनिटी को सिर्फ हमारे एकेडमी वाले ही ले सकते हैं। इसी तरह के इल्ज़ाम सभी लोग उस पर लगाने लगे होते हैं। लेकिन तभी फैंग सभी लोगों से कहते हैं कि सभी अपॉर्चुनिटी को 18 सन ऑफ गॉड ले लिया है। उसकी वो बातें सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गू तियांसू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उससे बुक की स्पिरिट के बारे में पूछता है। फैंग निराश होकर कहते हैं कि उसे भी 18 सन ऑफ गॉड ने ले लिया है। वो सुनकर तो अब गू तियांसू पर काफ़ी बड़ा वाला बिजली गिर जाता है और वो शॉक के मारे नीचे गिर जाता है क्योंकि वो खड़ा रह ही नहीं पाता है और वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वहीं पर अब ये न्यूज़ सुनकर युवा वाले तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। उनमें से एक सेकंड सन ऑफ गॉड भी होता है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो गया है, अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ में इस न्यूज़ को अभी भी तियांदो एकेडमी वाले अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी काफ़ी दिनों के बाद सिस्टम अपना शकल दिखाकर किंसू को बताता है कि गू तियांसू को हराने पर तुम्हें 10 इंपेरियल का कीलक मिलता है। 10 लाख का रे के बारे में सुनकर किंसू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचने लगा होता है कि लगता है कि उसका सभी लक को मैंने चूस लिया है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होने लगा होता है और तभी वहाँ पर तियांदो एकेडमी के डीन आकर किंसू से उस किताब के स्पिरिट को मांग करने लगी होती है। अपने डीन को देखकर उसके सभी लोग जल्दी से उन्हें ग्रीट करने लगे होते हैं। वहीं पर वो डीन अभी भी किंसू से कह रही होती है कि चुपचाप उस किताब के स्पिरिट को मुझे दे दो, वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसे को तुम ले सकते हो, अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से उसे वापस कर दो। उसके जवाब में किंसू अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसके स्पिरिट को पहले खा चुका हूँ। वैसा जवाब सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर ऐसा बात हो तो ठीक है, तुम्हें मारकर तुम्हारे बॉडी में से उसका स्पिरिट को निकालना पड़ेगा। वो देखकर 12th और 17th काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर उसका उसे छूने से पहले ही किंसू फैंग का यूज करके उसे अपने सामने लाकर बुलवाता है कि 18 सन ऑफ गॉड को चोट भी मत पहुंचाना। उसका वैसे एक्शन देखकर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो देखकर उसके लोग भी कहने लगे होते हैं कि डीन को रोककर तुम अपने सेक्ट को बिट्रे कर रही हो। तभी डीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहती है कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड तुम्हें ऐसा कौन सा ड्रग दे दिया है जिसके कारण तुम उसका पूरा का पूरा बात मान रही हो। फैंग उसे समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन उससे पहले वो उसे एक झापड़ लगाकर रास्ते से हटाकर किंसू पर फिर से हमला करने के लिए जाने लगती है। उसे हमला करते देखकर किंसू जल्दी से गेट कीपर को समन करने लगता है। वो देखकर डीन कहती है अब तुम्हारा कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगा। ये बोलकर वो हमला करने ही वाली होती है लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर गेट कीपर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। वो देखकर किंसू सोचते हैं कि गेट कीपर मुझे सच में डाउन नहीं किए हैं, क्रिटिकल मोमेंट में आकर मुझे हमेशा बचा लेते हैं। वहीं पर युवा का गेट कीपर को देखकर डीन पूछती है कि तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। गेट कीपर कहता है कि जूनियर्स के डिस्प्यूट में तुम अपना टाइम क्यों अड़ा रही हो। डीन कहती है कि हम अपने हेवनली बुक के स्पिरिट को खो नहीं सकते हैं या फिर किसी आउटसाइडर को ऑब्टेन नहीं करने दे सकते हैं। इसके जवाब में गेट कीपर उससे पूछता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये ओरिजिनली डेस्टिनी और थ्रोन का बैटल है, इसलिए ये काफ़ी नॉर्मल बात है कि तुम्हारे लक को या फिर तुम्हारे अपॉर्चुनिटी को तुमसे पहले कोई छीन सकता है या फिर तुमसे पहले कोई ले सकता है। इसी तरह से एम्परर का जन्म होता है। उसकी वो बात सुनकर डीन का मुँह ही बंद हो जाता है लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड का बैकग्राउंड क्या है, आखिर उस तरह का मॉन्स्टर यूएस सेट में अपियर कैसे हो गया है। गेट कीपर इसके
जवाब में बताता है कि किंसू का फादर किन फातियान है। वो नाम सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है कि वो मैडमैन जो कि हेवन के बैटलफील्ड में फाइट करने का हिम्मत किया है, नो वंडर वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। तभी गेट कीपर अनाउंस करता है कि इस जनरेशन के युवा और तियांतो एकेडमी के बैटल में तुम लोग हार गए हो। उसके जवाब में डीन कहते कि अभी ये सब कहने का वक्त नहीं आया है, ग्रेट बैटल तो अभी शुरू ही हुआ है, तुम लोग बस इंतजार करो। तभी गेट कीपर अपने सभी डिसाइपल से कहता है कि ये ट्रिप कंप्लीट हो गया है और तुम लोग वापस लौट सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जाते हुए कहने लगे होते हैं कि चलो जल्दी से जाकर खुशखबरी सबको अनाउंस करते हैं। दूसरा कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड आकर पूरे सिचुएशन को बदल कर रख दिया और एक और लेजेंड को क्रिएट कर दिया है। इसी तरह का बातें सभी लोग करते हुए वहाँ से जाने लगे होते हैं। वहीं पर अपनी इस हार से तियांतो एकेडमी वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और गू तियांतो डीन से कह रहा होता है कि मेरे इनकम्पिटिशन के कारण हम लोग हार गए। डीन चिल्लाते हुए कहते मैंने कहा ना कभी हार मानना काफ़ी जल्दी होगा, अब ग्रेट एरा का शुरुआत हो गया है जिसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलेगी। सूलिंग पैलेस का अपॉर्चुनिटी के बिना भी तुम लोग अभी भी उससे बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए कम्पीट कर सकते हो। ये सुनकर गू तियांतो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है वो कैसे। डीन अपने बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि आजकल का ईस्टर्न वाइल्डनेस का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में अपीयर हो रहा है। काफ़ी सारे ग्रेट सेक्ट के लीडर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली वो लोग उसमें छोटा सा गैप को खोल दिए हैं। और एंशिएंट ब्रोंज पैलेस का ओरिजिन हेवनली बुक से भी काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसका कुछ जगह पर सेक्ट लेवल वाला फिगर नहीं जा सकता है, सिर्फ कम कल्टिवेशन लेवल वाले ही लोग ही जा सकते हैं। इसीलिए तुम जैसे जीनियसेस का उसमें एंटर करने का चांस आएगा, इसलिए तुम लोग इसे गंवा नहीं सकते हो। उसकी बातें सुनकर गू तियांतो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं अभी एंशिएंट ब्रोंज पैलेस जाता हूँ। डीन कहते हैं जाओ, एक बार अगर तुम वर्ल्ड डिफाइंग अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेते हो तो ईस्टर्न वाइल्डनेस से तुम बाहर जा पाओगे और दूसरे रीजन के जीनियस से भी कम्पीट कर पाओगे। उनकी बातें सुनकर फैंग उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश तो करती है लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाती है और उससे पता चल जाता है कि जाने से पहले 18 सन ऑफ गॉड ने उस पर एक बैन लगा दिया है जिससे वो उन लोगों को सच नहीं बता सकती है। उसे देखकर डीन उससे कहते तुम्हें कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि 18 सन ऑफ गॉड हेवनली बुक का पावर का यूज करके तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। हालांकि अभी इस मैजिक का कोई भी तोड़ मेरे पास नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएगा। ये बोलकर वो फैंग को कहीं पर अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले समय युवा सेट को दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग जाकर काफ़ी खुशी खुशी सबको अपने जीत का बात बता रहे होते हैं। इसके बाद बिस्ट टेंपल को दिखाते हैं जहाँ पर दोनों बिस्ट एंसेस्टर सभी लोगों को परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें ये गलतफहमी हो गया होता है कि सेकंड सन ऑफ गॉड ही उन लोगों को जिताया है। इसलिए वो लोग सेकंड सन ऑफ गॉड को बुलाने के लिए बोलकर उसे गॉड किंग पिल देने की बातें करने लगते हैं और तभी वहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने चले आए हो। किंसू कहता है नेचुरल सी बात है, मैं यहाँ पर अपने रिवॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक जाते हैं। उनका कन्फ्यूजन भरा शक्ल देखकर किंसू कहता है कि हाँ मुझे मेरा रिवॉर्ड गॉड किंग पिल दे दीजिए। आउल एंसेस्टर पूछते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। किंसू बताना शुरू करता है कि वो मैं ही था जिसने तियांतो एकेडमी की यंगर जनरेशन को हरा दिया है और उसके साथ साथ मैंने उनके दोनों चीफ डिसाइपल को भी मैं ही हराया हूँ और मैं यहाँ पर स्पेशली गॉड किंग पिल को लेने के लिए आया हूँ जिससे आप लोग प्रॉमिस किए थे देने के लिए। पूरी बात समझने के बाद उल्लू एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है क्या तुमने ये किया है, ये तो सेकंड सन ऑफ गॉड किया था ना। हैरानी से कहने के बाद वो लोग उसे गॉड किंग पिल को दे देते हैं जिससे लेकर किंसू काफ़ी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उससे ज़्यादा देखकर वो दोनों आपस में बातें करते हैं कि सेकंड सन ऑफ गॉड हार गया और 18 सन ऑफ गॉड ने सिर्फ उन्हें हराया ही नहीं है बल्कि वो सूलिंग पैलेस में एंटर करके उनका सबसे बड़ा मौका को भी छीन लिया है। ये करके तो उसने तियांतो एकेडमी को सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन दे दिया है जिससे वो लोग पिछले 10,000 सालों में भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। इतना बोलकर वो दूसरा उससे पूछते कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। गॉड एंसेस्टर कहता है 18 सन ऑफ गॉड एक इमोर्टल सीडलिंग है। इसके जवाब में वो कहते हो तुमको नहीं लगता कि तुम उसके बारे में कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। गॉड एंसेस्टर कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे हाई समझ रहा हूँ या फिर कम समझ रहा हूँ, मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं उसका जैसा मॉन्स्टर को किसी डिजास्टर के द्वारा तबाह ना कर दिया जाए। अगले समय किंसू को दिखाते हैं जो कि अपने आइलैंड पर जाता है जहाँ पर जाकर वो बाइजो को देखता है। उससे वहाँ पर देखकर मिंग्यू उसे बताते हैं कितने दिनों में कुछ भी नहीं बदला है और ये कोकुन जैसा का तैसा ही है। उसकी बातें सुनकर किंसू उससे पूछता है कि दायिन माउंटेन के आसपास में रहने वाले मॉन्स्टर में कुछ हलचल हो रहा है क्या। मिंग्यू बताती है कि उनकी हलचल को दोनों एंसेस्टर टेम्पररी सप्रेस कर दिए हैं जिससे वो लोग कुछ हलचल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बुरा न्यूज ये है कि यूएस सेट की रिपोर्ट के अनुसार पूरे ईस्टर्न वाइल्डनेस के सभी बड़े बड़े मॉन्स्टर मूव करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ सो रहे एंशिएंट बीइंग भी जागने लगे हैं, स्पेशली प्रोटोज जिनके पास बहुत ही ज्यादा डीप बैकग्राउंड है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लॉट कर रहे हैं। उसकी बातें सुनकर किंसू सोचने लगा होता है कि आखिर ये बाइजू है कौन जिसके पीछे इतने सारे लोग पड़ गए हैं। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर लॉर्ड पक्षी आ जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। उसे देखकर किंसू उससे पूछता है कि आपको यहाँ पर आना कैसे हुआ।
पक्षी लॉर्ड बताता है कि दो चीजें हैं। पहला ये है कि मैंने सुना है कि तुम सूलिंग पैलेस में जाकर उनका सूलिंग बुक का स्पिरिट को ले लिए हो। ये जानने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर देखने आ चुका हूँ, जो कि एम्परर युवा भी लेने के लिए काफी ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन वो उसे ले नहीं पाया था। उसकी बात सुनकर किंसु थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता, क्या एम्परर युवा वो वाले स्पिरिट को लेना चाहते थे? पक्षी लॉर्ड कहते हैं कि हाँ, ये काफी नेचुरल सी बात है, क्योंकि सूलिंग पैलेस पिछले 10,000 सालों से एग्जिस्ट करते आ रहा है और वो वाला मौका हमेशा तियांदो एकेडमी के हाथों में था, लेकिन उनमें से कोई भी वो वाला मौका को ले नहीं पाया और अनफॉर्चुनेटली उसका अपॉर्चुनिटी को युवा सेट के एक डिसाइपल ले लिया है। तो तुम ये सोच ही सकते हो कि तियांदो एकेडमी वाले को कितना बड़ा झटका लग गया होगा। और वैसे भी उस किताब के स्पिरिट में कुछ हाई लेवल का चीज इन्वॉल्व है, जिससे कि उस वक्त में एम्परर युवा पता करने की कोशिश कर रहे थे। किंसु पूछता है कि अगर हाई लेवल का चीज हो क्या सकता है? पक्षी लॉर्ड कहता है कि इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये डायमेंशन के डिटैचमेंट से रिलेटेड है। सूलिंग पैलेस का ओरिजिन भी एक ग्रैंड मिस्ट्री से रिलेटेड है और सभी ग्रेट एम्परर का डिसअपीयरेंस भी इसी से रिलेटेड हो सकता है। ग्रेट एम्परर के बारे में सुनकर किंसु थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी पक्षी लॉर्ड काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर किंसु को सूलिंग पैलेस का बुक का स्पिरिट को दिखाने के लिए कहता है। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हिचकिचाते हुए बता देते कि उसका स्पिरिट को मैं खा गया हूँ। ऐसा जवाब सुनकर पक्षी लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगा होता है, अगर तुम उसे खा कैसे सकते हो? किंसु उससे जल्दी से दूसरा बात के बारे में पूछता है। पक्षी लॉर्ड बताते हैं कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस अब खुलने वाला है और काफी सारे सेक्ट के एंसेस्टर मीटिंग करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो लोग ईस्टर्न वाइल्डनेस का सभी सन ऑफ एम्परर को उसमें जाने के लिए भेजेंगे। उसकी बात सुनकर किंसु उससे कहता तो इसका मतलब अगर मुझे उसमें एंटर करना है तो मुझे सबसे पहले सन ऑफ एम्परर बनना पड़ेगा? पक्षी लॉर्ड हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुम पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी बन गए हो। पूरे युवा सेक्ट में सिर्फ फर्स्ट सन ऑफ गॉड ही तुमसे कम्पीट करने का वर्दी बचा है। उसकी बातें सुनकर किंसु उससे फर्स्ट सन ऑफ गॉड के बारे में पूछ लेता है। ये पूछकर वो सोचते हैं कि अगला साइन इन लोकेशन एंशिएंट ब्रोंज पैलेस ही है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। वहीं पर पक्षी लॉर्ड उसका सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि फर्स्ट सन ऑफ गॉड को युवा सेट के 8वें फ्लोर पर इंप्रिजन करके रखा गया है। अब ये सुनकर तो किंसु थोड़ा सा चौंक जाता है और इसका कारण पूछता है। पक्षी लॉर्ड कारण बताते हुए कहता है क्योंकि फर्स्ट सन ऑफ गॉड काफी ज्यादा खतरनाक है। किंसु पूछता है लेकिन युवा में इतने सारे पावरफुल लोगों के होने के बावजूद भी फर्स्ट सन ऑफ गॉड क्या डेंजर पोजेस कर सकता है? पक्षी लॉर्ड वहां से जाने की तैयारी करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वैसे भी ये फर्स्ट सन ऑफ गॉड के लिए काफी ज्यादा अनफेयर है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी फर्स्ट सन ऑफ गॉड को कम मत समझना। अगर तुम कर सकते हो तो तुम सभी 18 का 18 सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को जमा कर लेना। ये सुनकर किंसु थोड़ा सा क्यूरियस होकर पूछने लगा होता है कि आखिर ये सर्टिफिकेट आया कहाँ से है और क्या होगा अगर मैं सभी 18 का 18 सन ऑफ गॉड के सर्टिफिकेट को जमा कर लेता हूँ तो क्या सन ऑफ एम्परर बनने के लिए सभी 18 सर्टिफिकेट को जमा करना जरूरी है? इसके जवाब में वो कहते हैं कि सन ऑफ एम्परर बनने के लिए तुम्हें सभी सर्टिफिकेट को जमा करने की जरूरत नहीं है। सन ऑफ गॉड का सर्टिफिकेट को युवा के एम्परर छोड़कर गए हैं और सभी को मिलाने पर क्या होगा किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि पूरे इतिहास में किसी भी डिसाइपल ने अभी तक ये करके नहीं दिखाया है। इतना बोलकर वो जाते हुए कहते हैं कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस का अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, तुम वहां पर जाकर ट्राई जरूर करना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में स्टार फ्लोटिंग आइलैंड को दिखाते हैं, जहां पर सेवेंथ सन ऑफ गॉड को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और वो रिलम ऑफ रियल पीपल में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर उसके फॉलोवर उससे कांग्रेचुलेशन करने लगे होते हैं। उनकी बधाई सुनकर सेवेंथ सन ऑफ गॉड ज्यादा खुश नहीं होता है और कहते हैं कि अगर 18th सन ऑफ गॉड मुझे नहीं मारा होता तो मैं कब की इस रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया होता। इतना बोलकर वो अपने फॉलोवर से क्या चल रहा है उसके बारे में पूछता है। उसका फॉलोवर बताता है कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस ओपन होने वाला है और इसी के साथ युवा सेट का सन ऑफ एम्परर का फाइट भी खत्म होने वाला है। उसकी बातों सुनकर सेवेंथ सन ऑफ गॉड कहता है कि अभी मैं 18th सन ऑफ गॉड की कमजोरी के बारे में सोच रहा था और उसका पिछला परफॉर्मेंस को एनालाइज करने पर मुझे उसका कमजोरी के बारे में पता चल गया है। उसका फॉलोवर पूछता है और उसका कमजोरी क्या हो सकता है? सेवेंथ सन ऑफ गॉड बताता है प्यार उसका कमजोरी है। अगले सीन में युवा के टेंपल को दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एंसेस्टर बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों किंसु को सन ऑफ एम्परर नहीं बनाने के लिए कह रहे होते हैं। इस फैसला पर दोनों अग्री करके अपने ही लोगों से बहस करने की तैयारी करने लगे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में किंसु को दिखाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग उसे सन ऑफ एम्परर मान लिए होते हैं और उसका काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे होते हैं। उतना ज्यादा तारीफ सुनकर किंसु थोड़ा सा एम्बैरेस होते हुए कहने लगा होता है कि अभी मुझे एम्परर का सन मत बुलाओ, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है। उनकी बातों सुनकर गाओ किंसु से कहते हैं कि सन ऑफ एम्परर बनने के लिए सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि युवा सेट के सभी लोगों के द्वारा आपको रिकॉग्नाइज भी होना पड़ेगा। आपके लिए ये काफी ज्यादा फायदे की बात है कि सभी लोग आपको पहले से रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। वहीं पर सभी लोग 18th सन ऑफ गॉड से कह रहे होते हैं कि हमें पता है कि आप ही एम्परर
एम्परर का सन बनेंगे, अगर आप नहीं बनते हैं तो हम लोग इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। वो सभी लोग 18 सन ऑफ गॉड के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आसमान में से एक लाइट गिरती है और वो और कुछ नहीं बल्कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सुपर जीनियस का लिस्ट होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं और 18 सन ऑफ गॉड का रैंक को देखने के लिए और ज्यादा क्यूरियस होने लगे होते हैं। तभी लिस्ट दिखाया जाता है जिसमें नंबर 1 प्लेस पर ये फान होता है, सेकंड प्लेस पर दोंग वांग नाम का बंदा होता है और थर्ड प्लेस पर गोड क्लान का यंग किंग नाम का बंदा होता है। वो देखकर सभी लोग थोड़े से चौंक जाते हैं कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड का नाम इसमें क्यों नहीं है, लेकिन अपने आप को दिलासा देने के लिए ये कह रहे होते हैं कि टॉप 3 सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग 18 सन ऑफ गॉड का अपोनेंट भी बन पाएंगे। ये बोलकर वो लोग आगे का लिस्ट देखते हैं जिसमें 4th प्लेस पर युवा सेट का फर्स्ट सन ऑफ गॉड होता है, 5th प्लेस पर गू त्यांसु होता है, 6th प्लेस पर लुवो आन होता है, 7th प्लेस पर यंग मास्टर किलिन होता है, 8th प्लेस पर लुवो ग्वांताव होता है, 9th प्लेस पर डिवाइन फिनिक्स गॉडेस होती है और 10वें प्लेस पर प्रिंस लिन होता है। पूरा लिस्ट को देखने के बाद उनका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि आखिर ये क्या नाटक चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले 18 सन ऑफ गॉड ने गू त्यांसु को हरा दिया था, लेकिन फिर भी वो 5वें नंबर पे क्या कर रहा है, इसका मतलब जरूर इसके पीछे कुछ सैडी स्टोरी चल रहा होगा। वो सब देखकर गाँव भी कहता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। किंसु कहता है कि लगता है कि पूरे ईस्टर्न वाइल्डरनेस का सभी पैकेज मिलकर मुझे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। गाँव कहता है कि युवा सेट के एंसेस्टर का भी लिस्ट बनाने में पार्टिसिपेट करने का हक है, तो मुझे लगता है कि उसका बात को काटते हुए किंसु कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मैटर मैं जितना सोच रहा हूँ उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मुझे इस बात का डर है कि इसके पीछे का कारण काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। वहीं पर वैसा लिस्ट देखकर युवा के सभी लोग काफी ज्यादा भड़क गए होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं और 18 सन ऑफ गॉड को सपोर्ट करने के लिए कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ में वो लिस्ट देखकर पक्षी लोट का भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो भी चिल्ला रहा होता है कि ऑल और गुड तुम दोनों एंसेस्टर हो, लेकिन फिर भी तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वही दोनों उससे कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन पक्षी लोट काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो जाने से मना करने लगता है। ये सुनकर वो दोनों एंसेस्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे जबरदस्ती अपने पास लेकर चला जाता है। वहां पर पहुंचकर पक्षी लोट काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाने लगा होता है। गोट एंसेस्टर उससे कहता ज्यादा गुस्सा मत करो, हम यहाँ पर तुमसे कुछ डिस्कस करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। पक्षी लोट अभी भी काफी गुस्से में कह रहा होता है कि तुम लोग उस फालतू के डिस्कशन को साइड करो और पहले मुझे ये बताओ कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सुपर जीनियस की लिस्ट के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। आउल एंसेस्टर अभी भी नाटक करते हुए कहता है कि वो लिस्ट ईस्टर्न वाइल्डरनेस के सभी मेजर फोर्सेस मिलकर बनाए हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पक्षी लोट कहता है कि अभी भी कंफ्यूज होने का नाटक कर रहे हो, अब जबकि सेक्ट का सभी लीडर और पावरफुल एंसेस्टर एंशिएंट ब्रोंज पैलेस के पास चला गया है, इसलिए सेक्ट का पूरा अथॉरिटी तुम लोगों के हाथ में आ गया है। क्या तुम लोग अभी भी यही कहोगे कि तुम लोगों ने जीनियस लिस्ट के साथ कुछ भी नहीं किया है। आउल एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि श्वान हम तुम्हें फेस दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा एरोगेंट मत बनो। पक्षी लोट कहता है कि तुम दोनों बहुत ही बड़े फूल हो और तुम दोनों तो मुझे फेस देना डिजर्व भी नहीं करते हो, इसलिए अब मुझे अपने लिमिट को पुश करना ही पड़ेगा। अगर आज तुम लोग मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मुझे और गुस्सा होने के लिए ब्लेम मत करना। ये सब सुनकर गुस्सा के मारे उल्लू एंसेस्टर का मुंह ही बंद हो जाता है। तभी गोट एंसेस्टर कहता है कि अभी हमारे पास सिर्फ ओवरऑल सिचुएशन को कंसीडर करने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। 18 सन ऑफ गॉड युवा के एम्परर नहीं बन सकता है। ये सुनकर पक्षी लोट और ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा मतलब क्या है, चलो उस बात को साइड करते हैं, पहले ये बताओ कि अगर तुम लोग उसे लिस्ट में अपियर क्यों नहीं होने दिए हो, क्या तुम लोग उसे साइलेंटली रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। गोट एंसेस्टर कहता है कि गॉड्स का एंशिएंट डिवाइन सोर्स चेंज हो गया है और तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना कि वहाँ पर किस तरह का चीज सील्ड है और उसके जैसा 3 चीज वहाँ पर सील्ड है। वो सुनकर पक्षी लोट थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो अपनी बात को पूरा करते हुए आउल एंसेस्टर कहते हैं कि तूफान आने वाला है और 18 सन ऑफ गॉड अपने एरोगेंट कैरेक्टर के दम पर मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा आगे जा पाएगा। उससे ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उससे पता नहीं है कि उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं जो कि अभी तक अपना शकल नहीं दिखाए हैं। एम्परर युवा जो कि अपने वक्त में काफी ज्यादा पावरफुल था, वो भी सेमलेस होने के लिए डांट खा गया था। जो लोग काफी ज्यादा ग्रेट थिंग को अचीव करते हैं उन्हें टॉलरेट करना, कॉम्प्रोमाइज करना और पीछे हटने के बारे में सीखना चाहिए, ना कि 18 सन ऑफ गॉड की तरह बनना चाहिए जिससे कि रिपेंट करना नहीं आता है और वो सिर्फ अपना मर्जी ही करते रहता है। तभी पक्षी लोट कहता है कि बिना 18 सन ऑफ गॉड का युवा सेक्ट अपना सारा होप को खो देगा। आउल एंसेस्टर कहता है मुझे नहीं लगता कि 18 सन ऑफ गॉड फर्स्ट सन ऑफ गॉड से बेहतर हो सकता है और वैसे भी युवा का काफी सारे पावरफुल लोग हैं जो कि एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में जा रहे हैं, इसलिए युवा सेट का काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है वहाँ का अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए। एंशिएंट ब्रोंज पैलेस के मौके के साथ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सन ऑफ एम्परर कौन बनेगा, बल्कि एम्परर बनने का चांस और ज्यादा बढ़ जाएगा।
उसकी सभी बातों सुनकर पक्षी लोग चिल्लाते हुए कहता है कि लेकिन ये फिर भी 18 सन ऑफ गॉड के लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। तुम लोग चाहे जो भी बोल लो, लेकिन मैं 18 सन ऑफ गॉड के साइड में ही खड़ा रहूंगा। गॉड एंसेस्टर उससे कहता है कि ये मत भूलो कि तुम अपना पोजीशन का यूज करके कुछ बदल नहीं सकते हो, हमें सिर्फ ऐसा लगा था कि तुम्हें हेलो कह देना चाहिए। उनके सभी बातें सुनकर पक्षी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये बोलते हुए चला जाता है कि अब मैं तुम लोगों का फालतू के बकवास नहीं सुनना चाहूँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे दोस्तों।